बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं मोहम्मद रिजवान सरवर और आप प्रोग्राम देख रहे हैं प्रॉपर्टी गाइड। नाज़रीन, जैसे कि आप जानते हैं, हम अपने इस प्रोग्राम में रियल एस्टेट सेक्टर के हवाले से बात करते हैं। जो रियल एस्टेट सेक्टर के मसाइल हैं उन पर भी बात करते हैं और जो उसका हल है, जो उसका सोल्यूशन है, उस पर भी बात करते हैं। हम ये भी बात करते हैं कि कौन सी पॉलिसीज़ ऐसी हैं जो हुकूमत की बेहतर अगर हो जाएँ तो रियल एस्टेट सेक्टर को बहुत फ़ायदा होगा और यकीनन कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री को फ़ायदा होगा और इससे बहुत सी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हम प्रोवाइड कर सकते हैं। आज के प्रोग्राम में नाज़रीन हम बात करेंगे वर्टिकल लिविंग के हवाले से। हम देख रहे हैं कि हालिया दौर में बहुत सी कैंपेन्स वर्टिकल लिविंग यानी हाई राइज प्रोजेक्ट्स की हम देखते हैं और अपार्टमेंट्स के हवाले से, कमर्शियल आउटलेट्स के हवाले से, जो कि आसान एक साथ पर ऑफर किए जाते हैं। मगर इनमें कितने ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जो डिलीवर होते हैं और कितने ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जो डिलीवर नहीं होते? आया डेवलपर की हिस्ट्री चेक करने के लिए यानी वेरिफिकेशन करने के लिए कौन सा प्रोसेस है जो एक आम आदमी अपने घर बैठे कर सकता है? जो और खास तौर पर हम अपने इस प्रोग्राम में फ्रॉडलेंट एक्टिविटी से बचने के तरीकेकार भी बताते हैं कि आपने किस तरह से प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करनी है, सेफली इन्वेस्टमेंट करनी है और किसी भी किस्म के फ्रॉड से बचना है। आज के प्रोग्राम में हम कुछ मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज के हवाले से लाजमी बात करेंगे, जो कि सोशल मीडिया पर हम देखते हैं कि बहुत से प्रोजेक्ट्स, हाउसिंग प्रोजेक्ट्स हों या फिर वर्टिकल प्रोजेक्ट्स हों, उनकी कैंपेन्स होती हैं। वो डीलर्स भी करते हैं, रियल्टर्स करते हैं, इससे हटके बहुत से फ्रीलांसर्स करते हैं, बहुत सी मार्केटिंग कंपनीज करती हैं। आया इनके लिए कोई टर्म्स एंड कंडीशंस, कोई पैरामीटर सेट किए हैं गवर्नमेंट ने, कोई पॉलिसी सेट हैं कि मार्केटिंग के क्या असूल हैं और मार्केटिंग कौन कौन से प्रोजेक्ट्स पर हो सकती है? आया अप्रूव प्रोजेक्ट्स पर हो सकती है या फिर इस तरह के प्रोजेक्ट्स जो कभी नहीं बनेंगे? बहुत से ऐसे हमने रिसेंट पास्ट में देखे जो प्रोजेक्ट की कैंपेन में फिर वो कभी नहीं बने और वो लोगों की जमा पूंजी उसमें लगी और बहुत बड़ा एक स्कैम बन गया। सो ऐसे जो रियल्टर्स हैं या ऐसी जो मार्केटिंग कंपनीज है जो ऐसे प्रोजेक्ट्स को कैंपेन करती हैं, आया उनको भी एजुकेट करने की जरूरत है कि चूंकि वो कंसल्टेंसी प्रोवाइड कर रहे होते हैं, उनको देख के लोग इन्वेस्टमेंट कर रहे होते हैं, तो उनको अपनी जिम्मेदारी समझना होगी। इसके हवाले से भी हम प्रोग्राम में बात करेंगे। आज के प्रोग्राम में मेरे साथ मौजूद होंगे ओजी डेवलपर्स के CEO जनाब हारून हनीफ साहब। हारून साहब, क्या देखते हैं इस वक्त जो करंटली सूरत हाल चल रही है इलेक्शन के बाद, रियल एस्टेट के जो मेजर इश्यूज हैं वो क्या हैं? देखिए, सबसे बड़ा इशू जो है ना वो हमारा डॉलर का है। अच्छा, डॉलर स्टेबिलिटी। मैं अक्सर कहता हूँ यार, डॉलर 300 पे रोकना है, 350 पे रोकना कि रोक दे। हाँ, रुक और जाए, उसको स्टेबल कर दे। हाँ, रुक जाए, क्योंकि हमारी ओवरसीज चलती है, हमारा ये रियल एस्टेट चलता है ओवरसीज से। ठीक है। ओवरसीज जब देखता है कि यार डॉलर बहुत ज्यादा फ्लक्चुएट हो रहा है, तो फिर वो थोड़ा सा उसमें कंसर्न हो जाता है और रुक जाता है, वो देखने लग जाता है मार्केट कहाँ जा रही है। तो मेजर इम्पैक्ट तो उसका आ रहा है। बाकी उसके अलावा हमारे लोकल भी ठीक है हमारा, लेकिन अभी बेहतरी आ गई है नई गवर्नमेंट आने के बाद, चीजें आने के बाद। अब ईद के बाद तो काफी अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है, मार्केट अब बेहतरी की तरफ जा रही है। बेहतरी की तरफ जा रही है। खास तौर पर कंस्ट्रक्शन के हवाले से हम आज के प्रोग्राम में बात करेंगे। तो हारून साहब, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री को किस तरह देखते हैं? जो मटेरियल कॉस्ट बहुत बढ़ चुकी थी, आया उसमें कोई स्टेबिलिटी आई है आपकी नज़र में? आपको क्या लग रहा है कि आने वाले वक्त में कुछ बेहतरी आएगी? देखिए, कंस्ट्रक्शन की जो कॉस्ट है वो थोड़ी सी पहले स्टेबल हुई, अब थोड़ी सी कम हो गई है। कम हो गई है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि काम नहीं है। हाँ, कम हुई है, लेकिन उसका मसला ये है कि अब काम नहीं है। ठीक है, इसके ऊपर काम नहीं हो रहा। इसमें गवर्नमेंट को कुछ ऐसी एमनेस्टीज लानी पड़ेंगी अगर इस इंडस्ट्री को चलाना है। इवन मैं तो अक्सर कहता हूँ रियल एस्टेट हमारी वो इंडस्ट्री है जिसने कोरोना में साथ दिया। अब कोरोना के जिस इंडस्ट्री ने कोरोना में साथ दिया, उस इंडस्ट्री को दोबारा रिवाइव कर सकते हैं, वो पूरी आपकी इकोनॉमी चला सकती है। ठीक है, तो उसके लिए थोड़ी एमनेस्टी लाएं कंस्ट्रक्शन के अंदर भी और रियल एस्टेट क्या के होना अंदर चाहिए भी। एमनेस्टी में? तो क्या आपको क्या लगता है, कौन सी पॉलिसीज ऐसी हैं जिनको बेहतर होने की जरूरत है? मैं आपको एक छोटी बात बताता हूँ। आप देख रहे हैं कि दुबई के अंदर ये जो अभी लीक्स आई हैं, प्रॉपर्टी लीक्स, उसमें पाकिस्तानियों का सेकंड नंबर है। जी हाँ, इसका मतलब ये है कि लोग यहाँ से पैसा निकाल के बाहर ले जाते हैं। जी हाँ, अच्छा, ये ज्यादातर सबको पता है, ये वो पैसा है जो ब्लैक मनी है। ठीक है, तो ये, या ब्लैक मनी से मुराद ये नहीं करप्शन का है, ये भी है कि जो टैक्स का और ये वो। तो हमें ऐसी एमनेस्टी यहाँ देनी चाहिए कि ये पैसा पाकिस्तान में रह जाए। बाहर भी तो जाके उन मुल्कों में भी तो प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट हो रहा है ना। यानी खास तो तौर पर जो टैक्सेस हैं इसमें कुछ रिलीफ देना चाहिए ताकि पाकिस्तान का पैसा पाकिस्तान में रहे, यहीं पर इन्वेस्टमेंट हो। यस, लेकिन जब यहाँ रहेगा, रियल एस्टेट में पैसा इन्वेस्ट होगा, कंस्ट्रक्शन होंगी, प्रॉपर्टीज बाय की जाएंगी, तो जॉब्स क्रिएट होंगी, पाकिस्तान के अंदर इकोनॉमी में पैसा रहेगा, रोलिंग होगी,
पैसा बाहर नहीं जाएगा, ये बस इतनी सी बात सोचने वाली है। तो वो जितनी ज्यादा सख्ती करते हैं वो पैसा फिर निकल जाता है। हारून साहब, हम मार्केट में देखते हैं कि बैक टू बैक हाई राइज प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं और जिस तरह बात कर रहे हैं कि एमएनएसटी आनी चाहिए और ये स्टेबिलिटी नहीं है, तो अभी जो मेजर चैलेंजेस हैं वो क्या हैं? देखिए, ये मेजर चैलेंजेस जो हाई राइज के अंदर है, इसके अंदर तो बड़ा मसला जो है ना, वो जो फ्रॉड्स हो रहे हैं बस उसी का। देखिए ना, लॉन्चिंग तो हो जाते हैं, डिलीवर नहीं कर पाते, ये एक बहुत बड़ी वजह है जिस तरह बता रहे हैं कंस्ट्रक्शन कॉस्ट के हवाले से। यस, देखिए कॉस्ट ऊपर जा रही है, प्रोजेक्ट जो है वो उसी तरह है, प्राइसिंग आपकी वही है और प्रोजेक्ट लॉन्च हो जाता है। लेकिन उसके लिए मैंने पिछली एक आपके साथ भी एक बार मैंने कहा था, गवर्नमेंट को एक इदारा बनाना पड़ेगा और ऐसा इदारा जो इस चीज को मेक श्योर करे कि कोई भी प्रोजेक्ट जो है वो हवा में लॉन्च नहीं होगा। सिर्फ वही प्रोजेक्ट आएगा जिसकी लैंड क्लियर है, ओनरशिप क्लियर है, अप्रूवल्स क्लियर है, कंस्ट्रक्शन चल रही है, वही प्रोजेक्ट है। तो उससे कम से कम को 90% तो आपका रिस्क जो है ना वो कम हो जाएगा। ठीक है। और क्लाइंट के लिए भी इससे बचने का भी वही तरीका है कि सारी चीजों को चेक करके इसमें जाया जाए। तो इसमें थोड़ा सा गवर्नमेंट को जो है ना एक्टिवली पार्टिसिपेट करना पड़ेगा। आइडेंटिफिकेशन के लिए खास तौर पर हम बात कर रहे हैं, आइडेंटिफाई किस तरह किया जाए? ये तो आइडेंटिफाई बड़ी मुश्किल है जी, आइडेंटिफिकेशन कि ये डेवलपर डिलीवर करेगा या नहीं करेगा। जिस तरह हम रोज सोशल मीडिया पे कैंपेन्स भी देखते हैं, क्योंकि मार्केटिंग के तो कोई पैरामीटर्स हैं नहीं, कोई पॉलिसी बनी नहीं हुई। कोई भी डेवलपर आता है, आया उसके पास लैंड है या नहीं है, कोई कंस्ट्रक्शन कर रहा है या नहीं कर रहा, वहां पर सोशल मीडिया पर कैंपेन शुरू हो जाती है, बल्कि टेलीविजन पे भी कैंपेन शुरू हो जाती हैं। तो आइडेंटिफाई करना, आप क्या समझते हैं कि ये तो एक बहुत बड़ा चैलेंज है हमारे जो पब्लिक है उसके लिए? डेफिनेटली देखिए, अब जो डेवलपर है ये वो भी तो पाबंद है ना। अगर देखिए आप मेरे साथ इन्वेस्टमेंट करते हैं, फॉर एग्जांपल मैं डेवलपर हूँ, तो इसका मतलब ये है कि वो मेरी कोई पर्सनल प्रॉपर्टी तो है नहीं, मैंने तभी वो पब्लिक की ना कि जी मैं ये बेचना चाह रहा हूँ। तो मुझे क्या प्रॉब्लम हो सकती है, मैं अपना उस सारी प्रॉपर्टी के उस चीजों के डॉक्यूमेंट्स आपके साथ शेयर करूँ, आपको सेटिस्फाई करूँ कि जी देखे ये प्रोजेक्ट मैं कर रहा हूँ, ये प्रोजेक्ट के इस जमीन के ये ऑनरशिप डॉक्यूमेंट्स है, ये एनओसीज है या ये अप्रूवल्स है, ये आपके जनाब कंस्ट्रक्शन आपके सामने है, हो रही है। तो इसमें तो कोई मतलब कोई ऐसा रॉकेट साइंस नहीं है कि जो नहीं हो सकती, बड़ा इजी काम है। और जैसे आप कह रहे थे, देखिए हाई राइज जो अब आगे जमाना भी हाई राइज का ही है, हमारे पास जगह नहीं है, रिक्वायरमेंट बहुत ज्यादा है और ये रिक्वायरमेंट सिर्फ हाई राइज ही पूरी कर सकती है, चाहे वो कमर्शियल की है चाहे रेजिडेंशियल की है। और खास तौर पे हमारे जितनी रेजिडेंशियल की रिक्वायरमेंट है वो सिर्फ हाई राइज पूरे कर सकते हैं, अपार्टमेंट्स पूरे कर सकते हैं। तो उसकी तरफ जाना पड़ेगा और उसमें आपको इस छोटे से क्राइटेरिया को फॉलो करना पड़ेगा। हारून साहब, हाई राइज की बिल्कुल वक्त की जरूरत भी बन चुका है, मगर इसमें बहुत से चैलेंजेस भी हैं। जैसे अक्सर होता क्या है, जब प्लानिंग हो रही होती है उसमें ये चीज़ों पर गौर नहीं किया जा रहा होता, बिल्डिंग्स बना दी जाती हैं, क्या जहां पर वो बिल्डिंग बन रही है वो रोड की विड्थ क्या है, वो कितनी गाड़ियों का जो फ्लो है वो बर्दाश्त कर सकता है ऑफिस टाइमिंग में, स्कूल टाइमिंग में, फिर वो पार्किंग को किस तरह से कैटर करेगा कि एक फ्लो भी बरकरार रहे और किसी किस्म का कोई परेशानी का सामना ना करना पड़े। इस हवाले से भी प्लानिंग आप समझते हैं कि जो हमारे प्रोजेक्ट्स बनने इसमें प्लानिंग हो रही है? देखिए, अगर तो दो जिम्मेदारी है ना, एक तो डेवलपर की अपनी है कि वो इन चीजों को देखे कि भाई मेरी पार्किंग क्या होगी, मेरे पास रोड्स क्या है, ट्रैफिक फ्लो क्या होगा, इवन ये तो बड़ी बातें होगी, सीवरेज का सिस्टम कैसे होगा और बाकी। उसके साथ साथ आपका जो जैसे लाहौर में एलडीए है, एलडीए बड़ा अच्छा काम कर रहा है, उनके जो बायलॉज हैं, उनकी जो बुक्स है, अगर कोई उसके मुताबिक बनाए और उसके मुताबिक अप्रूवल्स ले तो उन्होंने वो बड़े सख्त रूल्स है, ऐसा नहीं है कि बड़े इजी हैं। और उन्होंने हर चीज को देखते हुए वो हाइट अलाउ करते हैं आपकी सामने की रोड देख के कि आप कितनी बड़ी रोड के ऊपर है, वो आपका सीवरेज सिस्टम देख के आपको उसके अप्रूवल्स देते हैं। तो सिस्टम तो हमारे हैं, उसके मुताबिक अगर काम करें तो ये मसाइल नहीं आएंगे। बिल्कुल ठीक है। इस वक्त आप क्या देख रहे हैं, जो ओवरसीज हैं हमारे, ओवरसीज को कन्विंस करना आसान है, कन्विंस करना मुश्किल है, उनके सवालात क्या हैं? देखिए, ओवरसीज का ना इस टाइम हमारा जो सबसे बड़ा मसला है ना वो सिर्फ यही है कि लोगों के साथ जो पिछले कुछ अरसे में जो डिलीवरी हुई, चाहे वो आपके फाइल सिस्टम में था, चाहे वो प्लॉट्स थे, चाहे वो हाई राइज बिल्डिंग्स थी, उसके अंदर लोगों के साथ जो धोखे हुए
मसला यही है, सिर्फ उनको, सिर्फ वो बाहर बैठे होते हैं, उनके आंखें उनके कान कौन है, वो हम लोग होते हैं यहाँ पे। उनको अगर सही चीज दी जाए ना, अगर हाई राइज का प्रोजेक्ट है तो डिलीवरी हो, टाइमली कंस्ट्रक्शन हो रही हो, उनको और कुछ नहीं चाहिए, उनकी बस ये बेसिक रिक्वायरमेंट है। ठीक है, तो बस इसमें ये चीजों को देखते, हाई राइज है तो कंस्ट्रक्शन होते हुए प्रोजेक्ट में जाएं और डिलीवरी टाइम पे हो। तो हमारी रियल इस्टेट इंडस्ट्री को सिर्फ ओवरसीज चला रहा है। बिल्कुल, और यकीनन ओवरसीज चला रहा है। ओवरसीज की सरमायाकारी से इंडस्ट्री चलती है और ये मुल्क की इकोनॉमी में भी बड़ा अहम किरदार अदा करती है नाज़रीन। लिहाजा ओवरसीज का जो ट्रस्ट है उसको बहुत ज़रूरी है कि हमारे डेवलपर्स बहाल करें, हमारे गवर्नमेंट इसमें सपोर्ट करे और इस तरह के पॉलिसीज बनाएं कि उनकी इन्वेस्टमेंट को सिक्योर किया जा सके। अभी वक्त तो एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं, आप कहीं मत जाइएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, आप प्रोग्राम देख रहे हैं प्रॉपर्टी गाइड और आज हम बात कर रहे हैं हाई राइज प्रोजेक्ट्स के हवाले से, वर्टिकल लिविंग के हवाले से कि कौन कौन से चैलेंजेस होते हैं जो एक डेवलपर को दरपेश होते हैं और इसके साथ साथ एक आम आदमी को तो ऑलरेडी बहुत से चैलेंजेस दरपेश हैं, मगर जब वो बाइंग करता है तो यकीनन वो बहुत सी कंफ्यूजन्स का शिकार होता है। स्पेशली वो पाकिस्तानी जो पाकिस्तान में मौजूद नहीं है, उनको वो ऑन ग्राउंड रियलिटी नहीं देख पाते, वो अपना जमा पूंजी लगाते हैं, मगर उनके साथ जब फ्रॉड हो जाता है तो फिर वो उनकी नस्लों तक मुंतकिल होता है और फिर अल्टीमेटली वो पाकिस्तान की इस मार्केट पे ट्रस्ट नहीं करते। मेरे साथ मौजूद हैं ओजी डेवलपर्स के सीईओ जनाब हारून हनीफ साहब। हारून साहब, क्या कहेंगे? क्योंकि ब्रेक से पहले हम एमनेस्टी स्कीम के हवाले से भी बात कर रहे थे, मगर इस वक्त जो खबरें गर्दिश कर रही हैं वो ये हैं कि इससे पहले जो एमनेस्टीज दी गई हैं इवन वो भी अब खत्म कर दी जाएंगी। तो इस तरह की पॉलिसीज पे भी काम हो रहा है, जबकि हमारे जो रियल एस्टेट सेक्टर की मार्केट है वो ये एक्सपेक्ट कर रही थी कि आने वाले वक्त में रिलीफ मिलेगा, खास तौर पे टैक्स के हवाले से, चूंकि पाकिस्तानी जो बैरून मुल्क जाकर पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं उनके पैसे को पाकिस्तान लाना है, मगर जब तक ये एमनेस्टी स्कीम्स नहीं आएंगी या रिलीफ नहीं मिलेगा तो किस तरह पाकिस्तान में पैसा इन्वेस्ट किया जाएगा? बिल्कुल, देखिए, हमें लोन चाहिए आईएमएफ से, बिल्कुल ठीक है, इकोनॉमी चलानी है, बिल्कुल ठीक है। गवर्नमेंट को थोड़ा सा यहाँ पे सोचने की जरूरत है। आईएमएफ तो आके आपको कहेगा कि ये सख्ती करें, ये टैक्स लगाएं, ऐसे करें, सारी सख्तियां जो एमनेस्टीज हैं, जो जितने भी आपके पास जो सब्सिडीज हैं, सब खत्म करें। लेकिन ये गवर्नमेंट को देखना, इससे हमारी इंडस्ट्री बैठ जाएगी, हर तरह की, रियल एस्टेट भी और बाकी भी। अब अगर इसके अंदर ये एमनेस्टी दें और इस तरह की एमनेस्टी दें कि मैं करप्शन की बात नहीं कर रहा, कि जो लोगों के पास कोई पैसा चले पड़ा भी हुआ है वो पाकिस्तान से बाहर ना जाए, पाकिस्तान के अंदर लगे, इससे जॉब्स क्रिएट होंगी, इससे पानी जो पैसा है वो आपकी सर्कुलेशन में आएगा, इकोनॉमी बेहतर होगी। सख्ती करें, टैक्स सबने देना है, 100% टैक्स में आना चाहिए सबको, लेकिन जहां इतनी नरमी रही, एकदम आप सख्ती करेंगे, लोग पहली बात पैसा रोक लेंगे, पैसा दबा लेंगे, सेकंड फिर पैसे को आउट ऑफ कंट्री मूव करेंगे। उससे क्या होगा, हमारा बिल्कुल ही काम खराब हो जाएगा। पैसे को पाकिस्तान में रहने दें, यहाँ पे कुछ आईएमएफ को भी समझाएं कि देखें 25 करोड़ आबादी का मुल्क है, एकदम चीजें डाउन नहीं हो सकती। मैं एक छोटी सी, अगर पैसा यहाँ रह जाता है रियल एस्टेट का, कंस्ट्रक्शन, दुनिया सारी, दुबई ने तरक्की की किस बात पे की कि जी डेवलपमेंट है, सारी दुनिया दुबई में आ रही है डेवलपमेंट देखने। तो डेवलपर को रिलीफ नहीं दिया है जनाब, डेवलपर को रिलीफ बहुत दिया है, इन्वेस्टमेंट करने का रीजन दिया है उनको। बिल्कुल, और देखें दुनिया चलती उससे, आजकल का दौर ही सारा इसका है, डेवलपमेंट पे ही इकोनॉमीज चल रही है, ठीक है। अब अगर ये होगा तो आपकी 40 इंडस्ट्रीज हैं, कंस्ट्रक्शन चलेगी, 40 इंडस्ट्रीज का मतलब है कि जॉब्स कितनी होंगी, उन 40 इंडस्ट्रीज में 2 करोड़ लोग जॉब कर रहे होंगे। अब हाल ये है कि मैं आपको फैक्ट बता रहा हूं, मतलब जेन्युइन आप इसको वो भी कर सकते हैं, हमारे स्टील की जो प्रोडक्शन है वो 50% डाउन हो गई है। अच्छा, पाकिस्तान में। अच्छा, अगर 50% डाउन हुई है, इसका इम्पैक्ट सिर्फ मैं भी एक इंडस्ट्री की बात कर रहा हूँ, आपकी प्रोडक्शन कम हुई तो फैक्ट्रियों में काम करने वाले कई बेरोजगार हो गए होंगे। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। फिर जहां पे वो सरिया निकल के जा रहा था तो मुख्तलिफ जगहों पे कंस्ट्रक्शन हो रही थी, तो इसका मतलब है वहां पे कई लेबर और कई मजदूर बेरोजगार हो गए होंगे। बिल्कुल, वो जो दिहाड़ी पे काम कर रहे थे, वो जो कंपनियों में काम कर रहे थे, ये इम्पैक्ट आप नीचे तक ले जाए। अब ये मैं एक की बात की, इसी तरह इसमें 40 इंडस्ट्रीज है, तो इतनी सख्ती नहीं, हमें कुछ उसमें चलना पड़ेगा, कोई एमनेस्टी लाएं, सख्ती करें, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता। एकदम सख्ती करेंगे तो सरमायादार, सख्ती से क्या होगा, सरमायादार भाग जाएगा, वो अपना पैसा पाकिस्तान से बाहर मूव करेगा और फिर इसी तरह दुबई में प्रॉपर्टीज ही निकलेंगी।
तो ये बड़ा खतरनाक होगा अगर एकदम से एमएनएसटीज को और ये इस तरह के किसी भी तरह के रिलीफ को ये कट करेंगे तो बिल्कुल ठीक है। और वैसे भी अरुण साहब, जब पॉलिसीज बनती हैं तो उसके मस्बत और मनफी असरात होते हैं और ये बहुत दूर तक, फिर नस्लों तक बात जाती है। और जब स्टेट लेवल पर काम हो तो ये बहुत बड़ा नुकसान का बायस भी बन सकती हैं। जिस तरह के अभी हम देखते हैं, बहुत से लोगों की ज़रूरत है अपना घर बनाना, मगर ये है कि इस तरह के जब स्कीम्स आएंगी, यानी जब मटेरियल कॉस्ट बढ़ेगी तो डेवलपर अफोर्ड ही नहीं कर पाता कि वो आपको अच्छी कीमत में, यानी कम कीमत में घर ऑफर कर सके, प्लॉट ऑफर कर सके या अपार्टमेंट ऑफर कर सके। तो एक आम आदमी के लिए तो एक ख्वाब रह जाता है, फिर ख्वाब के साथ साथ उसके लिए मुश्किल बहुत हो जाता है वो रेंटल्स पे करना, और फिर ये एक डिप्रेशन का शिकार, यानी ये बहुत दूर तक बात जाती है। क्या देखते हैं इस वक्त जो वक्त की जरूरत है, जो आवाम को घरों की जरूरत है, जो कि लाखों की तादाद, मिलियंस की तादाद में है, इवन हम एक लाहौर शहर की बात करें उसमें भी, तो इसका सोल्यूशन प्लान क्या नजर आता है? देखिए, इसका सोल्यूशन जो है ना, वो पहले इसको हल जो है ना वो करना है हाई राइज ने, और अपार्टमेंट्स की तरफ जाना पड़ेगा। जिस तरह से लाहौर और पंजाब फैल रहा है उसको हमें इस तरफ हाई राइज में आना पड़ेगा। हम और कितनी जमीन जाया खराब करेंगे कि हमारी सोसाइटीज की तरफ जाए? तो आप हाई राइज पे आएंगे, आप कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन को कंट्रोल करेंगे ताकि डेवलपर उस चीज को बना सके, उस चीज को डिलीवर कर सके और लोगों को अपना, छोटी फैमिली बड़ी फैमिली, अपना अच्छा एक अकोमोडेट कर सके, अकोमोडेशन दे सके अपार्टमेंट्स की शक्ल में। हमें लेकिन उसमें भी फिजिबल प्लान्स होने चाहिए हारून साहब, क्योंकि अब किसी ने कोई अपार्टमेंट खरीदना है तो बेशक वो 4 साल की एक साथ में है, मगर प्राइसेस इतनी हाई कर दी गई हैं कि वो आम आदमी की, जो एक जॉब करने वाला बंदा है, उसके लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है खरीदना। तो इस पे भी कोई मॉनिटरिंग, कोई पैरामीटर्स तो सेट होने चाहिए ना? देखिए, मैं तो हमेशा, मैं जहां बैठता हूं मैं ये तो कहता हूं कि पहले तो गवर्नमेंट को एक ऐसा इदारा कायम करना चाहिए जो सभी डेवलपर्स को मॉनिटर करे। अभी कोई भी इदारा नहीं है, एक भी नहीं है, चाहे वो सोसाइटी है, चाहे वो, यानी मॉनिटर करने वाला तो कोई है नहीं। पॉलिसी कुछ भी बन जाए, किसी भी तरह डिलीवर कर दे, सिक्योरिटी मेजर्स नहीं है, कोई पैरामीटर नहीं है। सिर्फ एक इदारा एलडीए है। एलडीए का काम है अप्रूवल्स को देखना कि हाँ ये चीज आप जो डिजाइन कर रहे हैं ठीक है नहीं है। लेकिन एक ही वो एलडीए तो तब इन्वॉल्व होगा जब आप अप्रूवल्स के लिए उसके पास जाएंगे। जी। लेकिन उससे पहले कोई कैसे लॉन्च कर रहा है, कौन कैसे बेच रहा है, ये फिजिबल है, लोगों के साथ धोखा तो नहीं होगा, और क्या इसका कोई पैरामीटर्स नहीं है, कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है। मतलब लोग आते हैं, फ्रॉड करते हैं, गायब हो जाते हैं, इससे इंडस्ट्री खराब हो रही है, आपकी मार्केट खराब हो रही है, आपके ओवरसीज जो है वो डिसऑर्ट हो रहा है, वो पैसा नहीं भेज रहा जिसपे आपका मुल्क चल रहा है, तो उनको आपको सिक्योरिटी देनी पड़ेगी। अपेरेंटली तो ये नजर आता है हारून साहब कि इस वक्त जो मार्केट है, रियल एस्टेट सेक्टर है, उस पर खामोशी है। उसमें जिस तरह से आज से कुछ अर्सा पहले बड़ा फ्लो नजर आता था, बड़ा पोटेंशियल नजर आता था, इस वक्त मार्केट में बायर कम है। तो फौरी तौर पर क्या समझते हैं कि जो हमें हंगामी बुनियादों पर जिन पॉलिसीज को बेहतर करने की जरूरत है, ये एमनेस्टी तो आपने बता दी, वो क्या है जिसमें कि डेवलपर को सपोर्ट किया जाए, यानी आइडेंटिफाई किया जाए कि ये डेवलपर काम करना चाहता है, ये डेवलपर काम करना नहीं चाहता। ये तो आइडेंटिफिकेशन भी बड़ी आसान है, अंदाजा हो जाता है कौन से डेवलपर ने डिलीवर करना है और नहीं करना, अगर इस पर कोई बॉडी बन जाए गवर्नमेंट की सतह पर। तो आया आपको क्या लगता है कि फौरी तौर पर क्या एक्शन प्लान बन सकता है? देखिए, फौरी तौर पे, क्योंकि बहुत से लोगों का रोजगार भी वाबस्ता है रियल एस्टेट सेक्टर से, यकीनन मार्केटिंग कंपनीज हैं, रियल्टर्स हैं, और ये लाखों की तादाद में हैवी बहुत ज्यादा जॉब्स से जो है ना इसके साथ लोग लिंक्ड है, चाहे वो रियल एस्टेट है, मार्केटिंग जैसे आपने कहा, सेल्स वाले हो गए, फिर साथ ही आपके कंस्ट्रक्शन वाले हो गए। देखिए, इसका जो सबसे जो हिट आई है वो आई है आपकी कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन ऊपर जाने की वजह से, एस्केलेट इतनी कर गई। आप 1.5 साल पहले देखें कि आपका, या चले 2 साल मैक्सिमम, आपका स्टील का 115 रुपए, 110 रुपए, अब ये 300 के 250 के करीब है। तो 250 का आप देखें डबल से भी ज्यादा हो गया। तो इससे कॉस्ट, अब देखें 5 मरले का घर पौने 3 करोड़ का हो गया। अब आम आदमी की रिक्वायरमेंट क्या है? 5 मरले का घर, अब वो नहीं आप ले सकते। अब जैसे आपने बात की थी कि जी हाई राइज बिल्डिंग्स आ रही हैं, अपार्टमेंट्स आ रहे हैं, वो इतने महंगे हो गए, अब वहां पे डेवलपर भी क्या करे, मजबूरी हो गई है। हालांकि सिंगल बेड अपार्टमेंट 50 लाख से नीचे होना चाहिए था, 40-45 लाख का होना चाहिए था, मैं भी मानता हूँ, मैं खुद डेवलपर हूँ। लेकिन क्या करे, वो कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन इतनी महंगी हो गई है
कि वो अब 80-85 लाख से नीचे नहीं, आप मतलब फिजिबल नहीं रहेगा, डिलीवर नहीं कर सकते आप। इनफैक्ट जो ऑफर कर रहे हैं वो भी यही चैलेंज फेस करते हैं बाद में कि वो डिलीवर नहीं कर पाते, या कोई फिर हिडन चार्जेस उनको ऐड करने पड़ते हैं, एस्केलेशन चार्जेस ऐड करने पड़ते हैं, जो कि एक तरह से ये भी ज्यादती होती है। डेफिनेटली वो देखें, वो तो इतनी बड़ा जुल्म है कि आपने एक बंदे को कहा कि मैं 50 लाख में आपको दूंगा, और फिर आपने कहा जी 20 लाख मुझे और दें, 25 लाख और दें। उसका तो बजट ही नहीं था, उसका बजट ही 50 लाख था जो उसने माइंड बनाया हुआ था, उसको पता था, उसने पूरा प्लान किया हुआ था मैं यहाँ से 50 लाख पूरा करूंगा। अब आपने इकट्ठा 20-25 लाख उनके ऊपर एस्केलेशन डाल दी है, तो वो भी अब डेवलपर भी उसके ऊपर आ जाता है। बहरहाल इसमें दोनों की गलती है, क्लाइंट की भी गलती है, डेवलपर की भी गलती है, लेकिन इसमें गवर्नमेंट को इसमें थोड़ा सा रोल प्ले करना चाहिए कि प्राइसेस को, चीजों को कंट्रोल करें। और ये एक ऐसी इंडस्ट्री है जो कि चल रही है, जो कि कंस्ट्रक्शन वाली और ये डेवलपमेंट वाली, रियल एस्टेट वाली, जो कि बड़ी जॉब्स क्रिएट कर रही है। अगर ये भी बैठ गई तो सूरत हाल ज्यादा खराब होगी। यकीनन सूरत हाल तभी बेहतर होती है जब कंस्ट्रक्शन, अल्टीमेटली यही बात है कि जी जो मटेरियल कॉस्ट है उसको बेहतर करना पड़ेगा, हुकूमत को इसको सीरियस लेना पड़ेगा, और खास तौर पर इस पर कोई पॉलिसी मेकिंग करनी पड़ेगी और फिर इम्प्लीमेंटेशन करनी पड़ेगी, ताकि फौरी तौर पर इस पर एक्शन लिया जाए और इसको बेहतरी की तरफ लेके जाएं, ताकि जो जॉब अपॉर्चुनिटीज हैं वो मजीद क्रिएट हों। ब्रेक के बाद नाज़रीन हाजिर होंगे और बात करेंगे हाई राइज के जो अप्रूवल्स होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, ताकि एक आम आदमी जो अपना अपार्टमेंट खरीदना चाहता है उसे किसी इदारे में जाने के बजाय उसे खुद एनालिसिस कर सके कि किस तरह से वेरिफिकेशन करनी है। आप कहीं मत जाइए। बैक नाज़रीन, आप प्रोग्राम देख रहे हैं प्रॉपर्टी गाइड, और आज के प्रोग्राम में हम खास तौर पर वर्टिकल लिविंग के हवाले से बात कर रहे हैं। चूंकि हम आए दिन देखते हैं जो कैंपेन्स हम सोशल मीडिया पर देख रहे हैं वो हाई राइज प्रोजेक्ट्स की बहुत हो रही हैं, और खास तौर पर बात हो रही है अपार्टमेंट्स के हवाले से, कमर्शियल आउटलेट्स के हवाले से, जो कि आसान एक साथ में ऑफर किए जाते हैं। मगर इनमें कितने डेवलपर ऐसे हैं जो प्रोजेक्ट वाकई डिलीवर करते हैं, और कितने डेवलपर्स ऐसे हैं जो डिलीवर कर ही नहीं पाते, और वो जो जमा पूंजी होती है पाकिस्तानियों की वो बिल्कुल डूब जाती है। लेकिन हमने बात इस हवाले से भी करनी है कि इसका सोल्यूशन क्या है। ये मसला तो दरपेश है ही हमारी इस वक्त रियल एस्टेट सेक्टर में, इसका सोल्यूशन क्या है इस पर बात करनी है, कौन सी पॉलिसीज हैं जिनको बेहतर करने की जरूरत है। मगर इसके साथ साथ आज हम प्रोग्राम में ये भी बात कर रहे हैं कि पाकिस्तान में आया इज इट राइट टाइम टू इन्वेस्ट, ये वक्त आ चुका है कि इस वक्त इन्वेस्टमेंट को रोक लिया जाए, या पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करने का फायदा होगा, ये बाइंग टाइम है। और उन सब, क्या ये सही टाइम है पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करने का? वैसे बाइंग के लिए तो परफेक्ट टाइम है, सेलिंग के लिए ये अच्छा टाइम नहीं है। ठीक है। उसकी वजह ये है, देखें जो रियल एस्टेट है ये भी गोल्ड की तरह है। सोना कहते हैं ना, आप लेके रख ले वो 1000 साल बाद भी आप निकाले तो वो काम का है। ठीक है, तो इसी तरह रियल एस्टेट भी हमारी यही है। जैसे जैसे वक्त गुजरेगा, आज तक ऐसा नहीं हुआ हमारे, कभी आपने नहीं सुना होगा कि जी किसी जगह रियल एस्टेट में धोखे के अलावा कि आपके पास जेन्युइन रियल एस्टेट में कुछ चीज थी, कोई आपके पास प्रॉपर्टी थी, चाहे वो प्लॉट था, चाहे कोई अपार्टमेंट था, चाहे कोई शॉप थी, चाहे कमर्शियल था, कि वो वक्त गुजरा, 10 साल गुजर गए और वो जीरो हो गया। इसलिए ऊपर ही जाना है। अच्छा, राइट टाइम इसलिए है क्योंकि इस टाइम हर चीज आपको बड़े मुनासिब प्राइस में मिल रही है, तेजी नहीं है। आप ये बाइंग टाइम है, आप एक अच्छी, यानी कि इस टाइम आपको करोड़ की चीज जो है वो 60-70 में मिल रही है, और अगर वो इस टाइम आप, डॉलर आपको बड़ा अच्छा है, ओवरसीज के लिए तो गोल्डन टाइम है, डॉलर आपको बड़ी अच्छी कन्वर्जन दे रहा है, आप डॉलर कन्वर्ट करें या बाइंग कर लें कुछ भी, साल 2 साल के बाद जब इसने अप्रिशिएट करना है तो इसका डबल जंप जल्दी लग जाता है। नॉर्मली ये बड़ी ग्रेजुअली इंक्रीज करती है, लेकिन इस तरह के हालात के बाद जब वो अप होती है तो फिर बड़ी तेजी से जाती है, डबल, यानी कि बहुत जल्दी, साल डेढ़ में हो जाती है। यानी आप ये कह रहे हैं कि मार्केट जो डाउन है ये अल्टीमेटली बाइंग टाइम है? ये डेफिनेटली बाइंग टाइम है ना, इस टाइम हर चीज डाउन है। जब अब तेजी होगी फिर आप सेलिंग टाइम होगा, जब तेजी आ जाएगी, मार्केट ऊपर की तरफ जा रही होगी, तो जिन लोगों ने आज लिया होगा वो आगे फिर सेलिंग कर देंगे। यानी जो लोग शॉर्ट टर्म बेनिफिट चाहते हैं उनके लिए तो ये आइडियल नहीं है, मगर जो बाइंग करना चाहते हैं वो खरीदें। उसके बाद होल्डिंग पावर बड़ा जरूरी है, पूरा टॉपिक है नाजरीन। होल्डिंग पावर अगर आपके पास है, आपको 5-10 साल प्रॉपर्टी को होल्ड कर सकते हैं, तो यकीनन उसमें राइज आता है। लेकिन इंपॉर्टेंट ये है कि आपकी प्रॉपर्टी जेन्युइन हो, आपने अगर कोई लैंड खरीदी है तो वो जेन्युइन हो, आपके पास ओनरशिप कंप्लीटली हो। क्विकली हाई राइज की तरफ आते हैं, अपने टॉपिक की तरफ। हारून साहब क्या कहेंगे एक आम आदमी देखने वाले को समझाने के लिए कि जब उसने वेरिफिकेशन करनी है किसी भी हाई राइज प्रोजेक्ट की, तो कौन कौन से अप्रूवल्स होते हैं
जो अपने तौर पर वो चेक कर सकता है, जिससे वो ऑथेंटिसिटी जाहिर होती है किसी भी प्रोजेक्ट की? अच्छा, अब चूंकि आपका ये नेशनल चैनल है तो डिफरेंट सूबों में, डिफरेंट सिटीज में अलग अलग उसके क्राइटेरिया होगा, लेकिन मैं चूंकि हम लाहौर में है तो मैं लाहौर की बात कर देता हूं, तो वो उनके अपने उस पर अप्लाई हो जाएगी। सबसे पहले, जैसे मैंने पहले मैं बात कर रहा था, आपका प्रोजेक्ट जहां पे भी है, किसी सोसाइटी में है, किसी प्राइवेट लैंड पे है, कहीं बाहर है प्राइवेट, सबसे पहले तो आप उनके प्रॉपर्टी ओनरशिप डॉक्यूमेंट्स चेक करें। ओनरशिप डॉक्यूमेंट्स का मुराद ये है, अगर आपको हारून हनीफ को प्रोजेक्ट बेच रहा है तो आप चेक करें कि उस प्रोजेक्ट की जो लैंड है वो हारून के पास है या हारून की कंपनी के पास है। तो मैं ये कह रहा था कि अगर हारून बेच रहा है तो अगर प्लॉट रिजवान साहब के नाम है और रिजवान साहब का हारून के साथ कोई लेना देना नहीं, कंपनी से कोई लेना देना नहीं, तो कंसर्न है। या मैं आपको उस प्लॉट की ओनरशिप ही ना दिखा सकूं तो इसका मतलब है कहीं दाल में काला है। एक चीज। दूसरी चीज, जब ओनरशिप क्लियर हो जाती है तो उसके बाद अब देखना ये है, मैंने आपको ये तो दिखा दिया ये मेरा प्लॉट है, मैं यहाँ पे ये प्रोजेक्ट करूंगा, और अगर मैं सेलिंग में चला गया हूँ तो उससे पहले, सबसे पहले उसकी कमर्शलाइजेशन देखनी है आपको। अच्छा। कमर्शलाइजेशन जब आप अप्लाई करते हैं तो उस टाइम आपके जो बड़े बड़े इदारे हैं, आपका वासा है, टीपा है, आपका सिविल, देखिए जितने इदारे, ऐसा भी तो हो सकता है कि जहां मेरा प्लॉट है, हो सकता है कल को वहां से कोई रोड गुजरनी हो, वहां से वासा की कोई वहां से कोई ड्रेन गुजरनी हो, ठीक है ना, तो उसकी आपको कमर्शलाइजेशन में एटलीस्ट आपको उस प्लॉट की क्लियरेंस मिल जाती है। ठीक है, 2 स्टेप हो गए। फिर तीसरा स्टेप है, आप उसके बाद जब आगे नेक्स्ट है, उसमें मेन जो आपने देखना होता है वो एलडीए को देखना होता है। उसमें आपके पास वासा के एनओसी है, टीपा का है, फिर आपका सिविल डिफेंस का है, सिविल एविएशन का है, ट्रैफिक वालों का है, फिर छोटे छोटे और भी कई एनओसीज होते हैं जो आपको लेने पड़ते हैं। अगर वो आपको एनओसीज मिल जाते हैं और एलडीए से अप्रूव, तो फिर बिल्कुल आप क्लियर है, फिर आप उस प्रोजेक्ट की तरफ जा सकते हैं, फिर उसमें कोई मसला नहीं है। अच्छा, हाइट के हवाले से भी कुछ बताएं हारून साहब। ये जो हाइट बताई जाती है इदारे की तरफ से कि इतनी हाइट पर ये बिल्डिंग बन सकती है, आया वो भी डिक्लेयर्ड होता है? वो जो बायर है वो भी चेक कर सकता है ये फ्लोर वाइज के कितने फ्लोर्स इनके अप्रूव्ड हैं और ये कितने प्रोसेस में हैं? देखिए, एलडीए जो है ना, हाइट के लिए अप्रूवल देता है स्टेप वाइज। अच्छा। पहले वो सिर्फ बेसमेंट में देगा, फिर उसके बाद वो 38 फीट पे देगा, फिर उसके बाद ऊपर देगा, और वो एलडीए का रूल वो ठीक है कि वो इस तरह, लेकिन उसका अप्रूवल एलडीए का एक साथ नहीं आता कि जी आप, हाँ, एलडीए के अंदर सबमिट ड्राइंग फुल होती है। फर्ज करें मैं अगर 30 फ्लोर पे, 25 फ्लोर पे जाना चाहता हूँ तो ड्राइंगें मेरी सारी सबमिट होंगी, उसको क्लियरेंस वहां से पूरी की मिलेगी, ठीक है, आपको ये हाइट अलाउ है हमारे बायलॉज के मुताबिक, ठीक है। लेकिन वो इशू जो है ड्राइंग्स, जो अप्रूव्ड ड्राइंग्स है, वो स्टेप वाइज इशू करता है, ठीक है। तो उसको वेरीफाई किया जा सकता है, आप उसको एलडीए से वेरीफाई कर सकते हैं। बिल्कुल ठीक है। और इस हवाले से भी बताइए कि जब अप्रूवल्स दे दिए जाते हैं किसी भी इदारे के जानिब से, मुतल्लिका इदारे के जानिब से, तो आया उसके बाद कोई कंडीशंस इसमें हैं, कोई टर्म्स एंड कंडीशंस के 2 साल में आपने इतनी कंस्ट्रक्शन लाजिम है आप पर करनी, यानी इतने फ्लोर्स आपने बनाने हैं, इस तरह की भी कोई कंडीशंस होती हैं? चूंकि एक बायर है वो बड़ा इसे सिक्योर फील करेगा अगर जब वो आपके अप्रूवल देख लेता है, तो उसमें अगर इस तरह की कोई शिक ऐड कर दी जाए कि डेवलपर को कंडीशन लगाई जाए कि वो 2 साल में या 3 साल में कम अज कम 70% या 60% जो प्रोजेक्ट का है उसको कंप्लीट करे। नहीं, इस तरह की, इस सख्ती के साथ कोई कंडीशन नहीं है, यानी इस तरह का कोई पैरामीटर ही नहीं है। वो जो हम शुरू में बात कर रहे थे, जिसमें आपने एक मॉनिटरिंग कोई डिपार्टमेंट, कोई ऐसा इदारा कायम करना चाहिए, वो इस तरह के लॉस बना सकता है। अच्छा। देखिए, अगर आप डेवलपर हैं, देखें, अगर तो मैं प्राइवेट बंदा हूँ, मैंने अपनी बिल्डिंग अपने पैसों से बनानी है, तो मैं अपने फंड को, चीजों को देखते हुए बना सकता हूँ, ठीक है। मैं वो 2 साल का काम 4 रुपए भी कर सकता हूँ। लेकिन अगर मैं डेवलपर हूँ, मैं लोगों को पैसों को एंगेज कर रहा हूँ, मैं कमिटमेंट कर रहा हूँ, लोगों से इंस्टॉलमेंट ले रहा हूँ, उनको बता रहा हूँ, तो फिर वो इदारा मुझे बाउंड करे कि जी आपने इस टाइम में इतना बनाना है, इस टाइम में इतना बनाना है, ताकि लोगों की इन्वेस्टमेंट, लोगों का पैसा जो है वो सिक्योर हो। ठीक है। अभी तक ऐसा कुछ नहीं है। ओके ओके, अभी ऐसा कुछ नहीं। कुछ इस पर मजीद बात करते हैं मार्केटिंग के हवाले से। ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे, हम क्विकली प्रोग्राम के एंड में कुछ मार्केटिंग स्ट्रेटजीज के हवाले से भी बात करेंगे। हारून साहब, हम देखते हैं सोशल मीडिया पर तो बहुत सी कैंपेन्स अब तो
लातादाद कैंपेन्स हम देखते हैं सोशल मीडिया पर, टेलीविजन पे भी हम एड्स देखते हैं, मगर ऑन ग्राउंड रियलिटी कुछ और होती है। तो एक तरह से ये तो बराह रास्त फ्रॉड किया जाता है, बराह रास्त धोखाधड़ी है, और खास तौर पर जो ओवरसीज हैं वो तो इस तरह की कैंपेन्स देख के इन्वेस्टमेंट कर देते हैं। तो मार्केटिंग के हवाले से मैं जानना चाहता हूं कि कुछ मार्केटिंग के हवाले से बात करें कि मार्केटिंग पॉलिसीज क्या हैं। कोई मार्केटिंग के हवाले से भी कोई मॉनिटरिंग नहीं है, कोई पैरामीटर्स नहीं है, यानी उसके हवाले से भी खुली छूट है कि जिस तरह की मर्जी कैंपेन डिजाइन की जाए और झांसे में फंसा लिया जाए। जी, यही तो रोना है, कुछ भी नहीं, कोई पॉलिसी नहीं है, कोई रूल नहीं है, आप कुछ भी कह सकते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं, नो रूल्स। देखें, ये ही थोड़ी बदकिस्मती है। इसमें इस आज की तारीख तक आपको जो एंड यूजर है, जो क्लाइंट है, देखिए इन्वेस्टमेंट करनी है, मैं ये नहीं कह रहा कि इस मार्केट में, लेकिन आप थोड़ा सा स्टडी करके, प्रोजेक्ट स्टडी करके, डेवलपर स्टडी करके, तो आप उसमें जो है वो कूदिए। लेकिन अभी तक ऐसा कोई कुछ है नहीं। और सोशल मीडिया तो वैसे ही आजाद है ना जी, सोशल मीडिया पे तो पूछने वाला ही कोई नहीं है, जो मर्जी आप कहते रहे, जो मर्जी आप बेचते रहें, जो मर्जी आप मार्केटिंग करते रहें, जिस तरह की मर्जी करें, जितनी ज्यादा मर्जी करें। और आपको एक बात बताऊं, सोशल मीडिया जो है वो आजकल वैसे भी ज्यादा जो है वो मार्केटिंग में ज्यादा रोल प्ले कर रहा है। आप मेन स्ट्रीम मीडिया पे जब एड पे जाते हैं तो वहां पे कुछ ना कुछ चेक एंड बैलेंस है, वहां पे कुछ ना कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं, कोई के आपको अप्रूवल्स वगैरह और चीजें वगैरह वो आपको शो करनी पड़ती हैं, वो जो इनके बायलॉज बने हुए हैं उसको चेक करना पड़ता है, फिर ही आती है। लेकिन सोशल मीडिया पे कुछ नहीं है, आप कुछ भी बेच लें और जो मर्जी कह दें, सोशल मीडिया पर खुली इजाजत है। अच्छा, और इसके साथ साथ कुछ रियल्टर्स की भी बात कर लेते हैं, चूंकि इसमें रियल्टर्स का बड़ा अहम किरदार है किसी भी प्रोजेक्ट को बेचने में। वो सच्ची बात करें, वो झूठी बात करें, चूंकि ये इनका अहम किरदार इस हवाले से भी है कि ये कंसल्टेंसी प्रोवाइड करते हैं, ओवरसीज इनको देख के इन पर ट्रस्ट करते हैं, लिहाजा इनके तो बड़ी जिम्मेदारी बढ़ जाती है। तो आया रियल्टर्स को एजुकेट करना बहुत ज्यादा जरूरी है, तो इस हवाले से यकीनन कोई प्रोग्राम होना चाहिए, इस हवाले से भी कोई टर्म्स एंड कंडीशंस होनी चाहिए, क्योंकि हम बाहर के ममालिक में भी देखते हैं जब रियल्टर कोई काम करता है तो रजिस्टर्ड होना पड़ता है प्रॉपर। तो यहाँ पर उस हवाले से भी कोई पाकिस्तान में हमने देखा कोई कानून नहीं है। तो रियल्टर्स को किस नजर से देखते हैं, किस तरह से ये वाला जो हमारा एक ग्रे एरिया है इसको हम बेहतर कर सकते हैं? देखिए, आप फॉर एग्जांपल आप किसी स्टोर में जाते हैं, मैं कंस्ट्रक्शन की बात करता हूँ, आप टाइल लेने गए हैं, अब टाइल, वो जो स्टोर है वो डिस्ट्रीब्यूटर है, वो डिस्ट्रीब्यूटर है मुख्तलिफ कंपनीज की मुख्तलिफ टाइलों का। हाँ, और मुख्तलिफ मैन्युफैक्चरर है, उन्होंने अपनी टाइल बनाई, एक्स टाइल, वाई टाइल, जेड है, वो लाके वहां रखी, डिस्प्ले हुआ है, और वो डिस्ट्रीब्यूटर आपको तारीफ करेगा कि सर ये टाइल अच्छी है, ये टाइल ऐसे है, इसकी क्वालिटी ऐसी है, इसकी ये वाली लेने, इसकी अच्छी है, ये अच्छी है। अब यहाँ पे रियल एस्टेट जो है, ये जो रियल एस्टेट जो सेक्टर है, ये एग्जैक्टली डेवलपर्स के लिए डिस्ट्रीब्यूटर का काम करता है। इनके पास प्रोजेक्ट्स होते हैं, मेरा प्रोजेक्ट है, आपका प्रोजेक्ट है, इनका प्रोजेक्ट है, उनका प्रोजेक्ट है, इनका शोरूम है, वहां पे इन्होंने डिफरेंट प्रोजेक्ट्स लगाए हुए हैं, तो ये उनको बेचते हैं। अब यहाँ पे इनके ऊपर बड़ी जिम्मेदारी आती है कि क्लाइंट को क्लियरली और सही गाइड करें कि सर ये डेवलपर ऐसा है, इसकी ये प्रोडक्ट है। तो साहब, ये डेवलपर की जिम्मेदारी नहीं बनती, यानी जिस डेवलपर के साथ ये रियल्टर्स या डीलर्स एसोसिएट होते हैं, तो डेवलपर एंड से इस तरह की कोई पॉलिसी बनाई जाए, क्योंकि इदारों का काम तो चले वो उस पर हम बाद में बात कर लेंगे, उस पर हमने पहले भी की। तो जो डेवलपर के साथ ये एसोसिएट होते हैं, तो डेवलपर अगर कोई पॉलिसी बना दे तो इसका हल निकल सकता है। बिल्कुल, डेवलप देखिए, जिम्मेदारी तो हर एंड पे हमारे हर पाकिस्तानी पे आती है कि हमने अपना क्या रोल प्ले करना है, खाली गवर्नमेंट को तो नहीं रोना। हाँ, जैसे हमने अपने तौर पे रियल एस्टेट के लिए हमने बड़ी सख्त पॉलिसीज बनाई हुई है और हमारे क्राइटेरिया बड़े सख्त है, और ये हर डेवलपर को करना चाहिए कि देखिए मेरा डिस्ट्रीब्यूटर, ये मेरा डिस्ट्रीब्यूटर होगा, ये होगा, ये होगा, ये होगा, और ये मेरी प्रोडक्ट को ऐसे बेचेगा, ये नहीं बेचेगा, ये तरीकाकार होगा। भाई आपने झूठ नहीं बोलना, आपने यहाँ पे किसी को गलत कमिटमेंट नहीं करनी, आपने चाहे हमारा प्रोजेक्ट है, आपने किसी को कोई गलत बयानी नहीं करनी, कोई ऐसी चीजें नहीं करनी जो हम नहीं कर रहे, ठीक है। तो और दूसरा, रजिस्टर होने चाहिए। यस, जैसे आपने कहा, यहाँ पे आप चाहते हैं कि आप रियल एस्टेट खोलना चाहते हैं, आप सुबह उठे, एक ऑफिस ले, वहां पे फर्नीचर रखें, आप रियल एस्टेट का नाम है, आप डेवलपर बनना चाहते हैं, आप एक जमीन लें, वहां पे प्रोजेक्ट डिजाइन करें, आप कल जो है डेवलपर हो जाएंगे। तो इसमें हम एज अ डेवलपर जो है वो रियल एस्टेट वालों को खुद इसको मॉनिटर करें, इनका कोई TORs बनाए,
और जो रियल एस्टेट वाले हैं उनको भी ये चाहिए कि वो सिर्फ वही चीज करें, क्योंकि ये कंसल्टेंट होते हैं, लोगों को वही चीज बताएं जो जेन्युइन है, जिसमें फ्रॉड ना हो, और लोगों को ऑलरेडी बड़े धोखे हो चुके हैं। बिल्कुल, बड़ा ज़रूरी है नाजरीन, एक डेवलपर एंड से ये जो मसला, जिस मसले पे हम बात कर रहे हैं डीलर्स और रियल्टर्स के हवाले से, आया हमने अपने प्रीवियस प्रोग्राम्स में इस पर बात की, इसकी एक एसोसिएशन भी बनी है जिसमें कोई पॉलिसीज डिज़ाइन की जा रही हैं, क्योंकि बहुत से जो फ्रॉडलेंट एक्टिविटीज़ होती हैं अल्टीमेटली उसमें किरदार रियल्टर्स का होता है या डीलर्स का होता है। ये सब लोग एक जैसे नहीं होते, यकीनन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो सिर्फ पैसे को तरजीह नहीं दे रहे होते बल्कि वो रिलेशनशिप बिल्ड कर रहे होते हैं। तो रियल एस्टेट सेक्टर एक ऐसा सेक्टर है जिसमें आपने रिलेशनशिप बिल्ड करना है, क्योंकि उसके बाद लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स लोग आपके साथ करते हैं, आप पर भरोसा करते हैं, वो जमीनें कम देखते हैं और वो आपको ज्यादा देखते हैं। अरुण साहब मैं ठीक कह रहा हूं, वो उस शख्सियत को देख के इन्वेस्टमेंट कर देते हैं और अक्सर ऑफिस में भी नहीं जाते, डेवलपर ऑफिस में नहीं जाते, साइट पर नहीं जाते, इस तरह के भी बहुत से किरदार हैं। 100% ये सारी देखें, रियल एस्टेट चल ही फेस वैल्यू पे रही है। जी 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 जी, रियल ये सिर्फ फेस वैल्यू का काम है कि आपने क्या कहा, एक्सपीरियंस आपका। देखिए जितना जो रियल एस्टेट एजेंट है, जो रियल एस्टेट वाले हैं या मार्केटिंग कंपनीज हैं, अगर मैं अक्सर कहता हूँ कि भाई आपको सिर्फ 10 से 15 लोग चाहिए, हाँ, फिर आपकी सारी जिंदगी जो है ना वो आपको, क्योंकि वो चलता रहेगा, एक सर्कल चल जाता है, वो बार बार इन्वेस्टमेंट्स करते हैं, आपने उनको अच्छी चीजें लेके दी होती हैं, और अगर आपने अपना बिजनेस चलाना है तो डेफिनेटली आपको वही चीज लोगों को पिच करनी चाहिए जो आपको पता है कि ठीक है आप वर्किंग की होती है, आप ही लोगों के आंखें होते हैं, आप ही लोगों के लिए हाथ होते हैं, आप काम कर रहे होते हैं। तो आप सही कहे, ऐसा ही है। बिल्कुल। अरुण साहब क्विकली मैसेज क्या देंगे देखने वालों के लिए, खास तौर पे ओवरसीज को? पाकिस्तान के अंदर बहुत पोटेंशियल है और बहुत सारे अच्छे लोग हैं जो यहाँ काम कर रहे हैं। देखें मैं हमेशा कहता हूँ, दुनिया सारी में कहीं पे अगर हम देखते हैं कि दुबई में रियल एस्टेट बड़ी बूम कर रही है या जनाब यूरोप बड़ा तरक्की कर गया है, वहां पे भी यही इंसान। सिर्फ फर्क क्या है दो चीजों का, एक कि वहां रूल्स बने हुए हैं और उसकी इम्प्लीमेंटेशन है। नो डाउट हम रूल्स में थोड़ा सा कमजोर हैं, होने चाहिए, हम थोड़ा, हमारी वीकनेस है, इंशाल्लाह ये कवर अप हो जाएगी, डिसहार्ड नहीं होना, गवर्नमेंट काम करिए, आहिस्ता आहिस्ता चीजें बेहतरी की तरफ आ रही हैं। दूसरी चीजें, सिर्फ आप अपनी थोड़ी सी मार्केट स्टडी करके, रिसर्च करके आप रियल एस्टेट में खास तौर पे इन्वेस्टमेंट करते वक्त थोड़ा सा कर लें और जेन्युइन प्रोजेक्ट्स में, ऑन ग्राउंड चीजों में, प्लॉट्स में, उनमें इन्वेस्टमेंट करें। और जैसे मैंने कहा 3 स्टेप को फॉलो करें, ऑनरशिप चेक करें, अप्रूवल चेक करें, कंस्ट्रक्शन चेक करें। अब ये सारी चीजें, चाहे वो आपका कोई सोसाइटी है, चाहे हाई राइज है, जो भी है, आप इन बेसिक बेबी स्टेप्स को फॉलो करें तो इंशाल्लाह इसमें फायदा ही फायदा होगा और बरकतें भी होंगी और इंशाल्लाह आपको अफसोस नहीं रहेगा, धोखा नहीं होगा। बिल्कुल ठीक है अरुण साहब, बल्कि इसी के साथ हम प्रोग्राम एंड करते हैं। नाज़रीन, हमने मसाइल पर तो बात की, यकीनन रियल एस्टेट सेक्टर को भी मसाइल दरपेश हैं, हमने उनकी निशानदेही भी की, मगर ये याद रखें कि जहां पर इस तरह के मसाइल होते हैं वहाँ सॉल्यूशंस भी होते हैं। लिहाजा हम अपने प्रोग्राम में मसाइल की जब बात करते हैं तो हम सॉल्यूशन की भी बात करते हैं। और ये भी याद रखें कि जहां बुरे लोगों की बात की जाती है वहां अच्छे लोग भी मौजूद होते हैं। अभी भी पाकिस्तान में ऐसे बड़े और सच्चे डेवलपर्स भी मौजूद हैं जिनकी हिस्ट्री अगर आप देखें, उन्होंने डिलीवर किया है, उन्होंने कमिट करके अपनी कमिटमेंट को पूरा किया है। लिहाजा शनाख्त करना आपको बहुत ज्यादा मुश्किल काम नहीं है। बिल्कुल फेस वैल्यू पे अभी हम बात कर रहे थे कि फेस वैल्यू पे डील्स होती हैं, ट्रांजैक्शंस होती हैं, मगर आप पाकिस्तान में बैठे हैं या पाकिस्तान से बाहर हैं, सोशल मीडिया का दौर है, अब आप ऑन ग्राउंड रियलिटी बिल्कुल देख सकते हैं। ऑन ग्राउंड रियलिटी लाजमी देखिए और इसके साथ साथ ये भी जहन में रखिए कि आपकी जो जमा पूंजी जहां लग रही है, आपकी जो दिन रात की जो एक मेहनत है, खास तौर पर ओवरसीज हमारा कंसर्न होते हैं, हम अपने हर प्रोग्राम में बात करते हैं, तो आप जब इन्वेस्टमेंट कर रहे होते हैं तो आपने लाजमी अपने तौर पर वेरिफिकेशन करनी है। आप जिस डेवलपर के साथ इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, आपने उनका फाइनेंशियल स्टेटस देखना है, आपने उनकी हिस्ट्री देखनी है, आपने उनकी कमिटमेंट देखनी है कि आया जो वो प्रोजेक्ट पे अब बात कर रहे हैं या जिसकी कैंपेन्स कर रहे हैं, इससे पहले कि उनकी हिस्ट्री क्या है, इससे पहले आया उन्होंने डिलीवर किया है या नहीं, इससे पहले जो अप्रूवल्स की भी हम बात कर रहे थे, अप्रूवल्स उनको मिले हैं या नहीं, इससे पहले उनके पास जो लैंड की कमिटमेंट थी वो लैंड ऑनरशिप उनके पास है या नहीं। ये मेजर वो पॉइंट्स हैं जिनको अगर आप कवर कर लेंगे, आप अपना कंसर्न जो आपका होता है ये शो करके उनसे इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर लेंगे, तो आपको बहुत सी मुश्किलात से आप बच जाएंगे। आपका जो कंसर्न होता है वो हमारा कंसर्न है, आप हमें अपने सवालात जरूर भेजा करें, उनके जवाब इंशाल्लाह हम अपने इस प्रोग्राम में आपको जरूर देंगे। अगले प्रोग्राम तक के लिए
मोहम्मद रिजवान सरवर को इजाजत दीजिए, अपना फीडबैक हमें जरूर दीजिएगा। अल्लाह निगहबान।